पिछली क्लास का ऐसा कोई पॉइंट जो किसी को ना समझ आया हो? मैं थोड़ा सा फिर भी एक ब्रीफ करना चाहूँगा। अच्छा, वो नहीं समझ आया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लॉ का इंट्रोडक्शन ले रहे थे बच्चे लोग। तो उस लॉ के इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि भाई लॉ बनाया क्यों गया। तो लॉ के बारे में एक पॉइंट समझाया गया था कि बेसिकली लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए थे? टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। तो किसको किसके लिए था? टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। जो आज आप आए हैं फर्स्ट क्लास में, और कौन आए बच्चे? आप 3 लोग आए। ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना क्यों कंपलसरी था, क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए, उसको रेगुलेट ना किया जाए, तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो सोसाइटी में पीस रखने के लिए, सोसाइटी में हार्मोनाइज सिस्टम बनाए रखने के लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ी। जब हम लॉ की हमें ज़रूरत पड़ी तो बाकी आप डिटेल पूरा जो लेक्चर आपको मिल जाएगा उसमें आप देख लेना। और उसके लिए जब हम आए बात करने की, जब इंडिया की बात आई, तो इंडिया जब 47 में आज़ाद हुआ, तो 47 में आज़ाद होने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम डेवलप करना। उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम बी आर अम्बेडकर साहब को दिया गया कि भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। उन्होंने 2 साल की मेहनत के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ और जाकर वो 26 जनवरी 1950 में इनैक्ट हुआ। और वो उस दिन से हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट भी करने लग गए। और उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो गया, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। उस वक्त कुछ कंडीशंस थी, जैसे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कुछ एक्ट्स ऐसे थे जो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे, तो वो एक अलग था, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया। तो जब बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले इंडिया के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया कि भाई किस तरह से इंडिया को हमें रन करना है। उन्होंने उस बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार किया बच्चों। जब बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर उन लोगों ने 3 डिवीजन किए। इंडिया के लिए उन्होंने जो बनाया तो उसमें 3 डिवीजन किए। पहला डिवीजन रखा गया लेजिस्लेचर, सेकंड रखा गया एग्जीक्यूटिव, और थर्ड रखा गया जुडिशरी। जब हम आए लेजिस्लेचर में, तो लेजिस्लेचर में उन लोगों ने रखा पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट के 2 हिस्से हम जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है जी। हाँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब। उसके बाद जब जुडिशरी की बात आई, तो जुडिशरी के अंदर इन लोगों ने क्या रखा? हमारे सुप्रीम कोर्ट को रखा, और उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिए गए, और जिनको पूरी ड्यूटी दी गई कि वो पूरे लॉ को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर अपने हिसाब से वो चले। फिर उन्होंने हर स्टेट में, अप्रॉक्सीमेटली हर स्टेट में एक हाई कोर्ट डेवलप किया गया। कुछ 2 स्टेट्स आपस में कॉमन एक हाई कोर्ट को यूज करते हैं, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें और हरियाणा की, तो उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ में जो है, ऐसे और भी कई जगहों पर। तो इस सिस्टम से उन्होंने, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, आर्टिकल्स में और शेड्यूल्स में। जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ने पावर्स डिफाइन की। जितने भी हमारे पास प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने भी कैबिनेट है, उन सबकी पावर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये आपकी जिम्मेदारी। और जब शेड्यूल्स की बात हम करते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने क्या बनाया? हमारे देश के अंदर आप देखते होंगे एक वर्ड यूज होता है, ब्यूरोक्रेट्स। हमारे आईएएस ऑफिसर्स, हमारे जितने भी इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब उन ब्यूरोक्रेट्स को भी तो कंट्रोल करना है, तो उनकी एक्टिविटीज डिफाइन की गई शेड्यूल्स के अंदर। ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, वो भी वहां पर शेड्यूल्स के अंदर रखा गया कि भाई आप इन पॉलिसीज को बना सकते हो, इनको नहीं बना सकते। ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे इंडिया को फिर सिस्टमेटिक तरीके से चलाया, और हर चीज डिफाइंड है। हमें कुछ भी करना है तो हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है। हमें अगर कोई लॉ, नया लॉ बनाना है, तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 245 वहां पर आ जाता है कि अगर हमें कोई नया लॉ बनाना है, किसके बेस, 2 बेस है वहां पर। एक है इंडिया, यहाँ है स्टेट।
अगर आप यूनियन के हिसाब से बनाना चाहते हैं कोई लॉ, चाहिए आपको तो? चलो, तो यूनियन के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो यूनियन के हिसाब से बनेगा, फिर उसकी जो मंजूरी होगी वो कहाँ से होगी? प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। उसका एक पूरा हमने सिस्टम उस दिन डिफाइन किया था, ये एक पूरा सिस्टम है। पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगा लोअर हाउस में यानी लोकसभा में, फिर वहां से पास होने के बाद अपर हाउस में जाएगा यानी राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे, जैसे ही वो साइन करेंगे वो लॉ एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी एक डेट फिक्स हो जाएगी शेड्यूल्स के हिसाब से कि इस दिन से ये लॉ जो है हमारे देश में एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तैयार तो कब हो गया था? 26 नवंबर 49, लेकिन वो एक्टिवेट किस दिन माना गया? 26 जनवरी, है ना? तो हमने क्या कहा था? ठीक 2 महीने बाद। वो एक इंटरनल प्रोसेसिंग होती है ना हर चीज की, जैसे होता है कि भाई आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं तो आजकल कंपनियां भी टाइम लेती है कि हाँ जी आपके पास हम 2 घंटे ले रहे हैं, 2 दिन ले रहे हैं, 2 हफ्ते ले रहे हैं, एक सिस्टम होता है। तो उसमें भी अपना एक सिस्टम है। तो ये एक सिस्टम बना कि हमारे लॉ तैयार हुए। 246 है, 246 में उन्होंने उसको शेड्यूल किसके साथ अटैच किया था? शेड्यूल 7 के साथ, कि भाई इसके अकॉर्डिंग आप यूनियन के अकॉर्डिंग ये आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं या ये आप लॉ बना सकते हैं, और स्टेट के अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 उसमें डाली गई है। लिस्ट 3 हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है जो दोनों के आपस में मिलजुल कर तैयार किए जाते हैं। ये एक ब्रीफ था हमारा किसका, जो हमने कल इंट्रोडक्शन करा था, परसों वाली 2 दिन पहले की क्लास। और कुछ क्वेश्चन था? थोड़ा थोड़ा एक बार लेक्चर भी देख लेंगे, और अगर बाई चांस उसमें फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तीनों के लिए हम एक और क्लास कंडक्ट कर लेंगे अलग से सेपरेट, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो देख लेंगे, ठीक है? आज हमें जो तैयार करना है तो इसमें पूरा हमारा ये भी आपको पूरा मिल जाएगा, इसमें पूरा डिटेल है हर चीज़। मैंने एक वर्ड इसमें यूज़ किया था जो हम यूज़ भी करते हैं, फेडरलिज्म था। क्या बताया था इसके बारे में? पढ़े जरा एक बार सब लोग, आप लोग जरूर पढ़ ले बेटे जो आप 3 लोग आए हैं। एक्चुअली क्या हुआ, इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम एक तो यूनिक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और फिर उसके बाद जो उसके अंदर स्टेट्स हैं, है ना, 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हर स्टेट्स को भी इम्पावर्ड किया गया अलग से, और इंडिया को तो इम्पावर्ड किया गया है, वो है ही है। तो फेडरलिज्म कहा गया कि भाई जो एक आप सिस्टम बना रहे हो स्टेट की हेल्प से और एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब उन दोनों के बीच में एक कम्युनिज्म बनता है तो उसको उन्होंने कहा गया फेडरलिज्म। एक छोटा सा इसमें हमने चार्ट भी इसमें लास्ट में दिया है कि अगर कोई आपने नया लॉ बनाना है, आर्टिकल 245 कहता है कि भाई आपको कोई नए लॉ, कुछ भी न्यू लॉ की जरूरत है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी डिस्कशन चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कैसे आएगी? यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी तभी तो आएगी जब पहले वो लॉ बन चुका होगा, नया लॉ बन चुका होगा तो एकदम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप लोग देखते भी होंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज में आजकल सीजीपीए सिस्टम चल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज में मार्क सिस्टम चल रहा है। ये सारे एजुकेशन पॉलिसीज के पार्ट, यानी जब भी कुछ बनता है उसके बाद जब पास होगा, पास होने के बाद वो एप्लीकेबल होगा। अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन जो किसान आंदोलन का खेल था, तो किसान आंदोलन में यही हुआ था कि 3 बिल बने, पास हुए, लोकसभा से भी पास हुए, राज्यसभा से भी पास हुए, प्रेसिडेंट साहब ने भी पास किया, और उनको जब एप्लीकेबल की बात आई तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और उसके बाद उसको रिपील भी किया गया, वापस भी किया गया। ठीक है जी, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके मेन कोर्स की तरफ आते हैं। आपका मेन जो सबसे पहला हमने उस दिन बताया था आपके पास कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। 3 तो हमारे लॉ हैं जो आज़ादी से पहले वाले हैं, और 2 हमारे आज़ादी के बाद, है ना। एक मैंने याद रखने के लिए बताया था, हालांकि ना रहे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए कि हम जो सबसे पहला एक्ट पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज से ठीक इस साल से ठीक 150 साल पहले आया। आप मैथमेटिकली 150 माइनस कर दो, 1872 आ जाए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना 1872। कोई सिस्टम कि पास हुआ होगा, पास होने के बाद में एप्लीकेबल हुआ। 1 सितंबर से ये पास हो गया था, और 1 सितंबर से एप्लीकेबल हो गया था इंडिया में 1872। तो अब आप लोग लिखना शुरू करें। क्लास में कुछ लिखा था नहीं सर? थोड़ा सा लिखा था। तो आज हम आपका मेन कोर्स पर आ गए हैं, आज से स्टार्ट करते हैं बेटे।
मैं सबका चेक करूंगा कि कौन लिख रहा है कि कौन नहीं लिख रहा, बहुत जरूरी है। देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है उसको लिखो जरूर, एक ब्रीफिंग करते हुए चलो, बाद में आपको बहुत जल्दी क्विक रिवीजन में आइडिया रहेगा उसका। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब आया ये? 1 सितंबर। हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। एटीन 72 ये आया 1 सितंबर 72 में। मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत वाइड था, इतना वाइड था कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते गए, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता गया, तो हम लोगों ने इसमें से 2 एक्ट अलग किए। यानी वो पहले कभी इसी के पार्ट थे, लेकिन वो इतने वाइड हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संभल ही नहीं रहे थे। गवर्नमेंट को क्या लगा कि इनको अलग किया जाए, गवर्नमेंट को क्या लगा इनको अलग किया जाए। अब इसमें पढ़े आगे लिखते जाएं। टोटल हम लोगों ने इसमें थे 266 सेक्शन, टोटल सेक्शन 266। हमारे सेक्शन 1 से 75 तक जनरल प्रोविजन थे। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट था क्या था, याद है? कोई बताया था मैंने? 1930 में एक एक्ट अलग हुआ। 1930 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक एक्ट निकालकर अलग किया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये पूरा कितने 123 तक। कितने हो गए ये? अगर आप देखो इसमें 75 सेक्शन थे पहले वाले में, इसमें कितने सेक्शन है जरा माइनस करो 123 में से 75। 48 सेक्शन। इतने भारी हो गए थे 48 सेक्शन कि उनको हटाना पड़ा। हमारी मार्केट स्ट्रक्चर इतना वो हो गया था, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा आ गई थी कि इसको उठाकर कि भाई अलग से पढ़ा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर। अभी हम जब पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले जनरल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग लेंगे। अगर आपसे बात सुमित सर पर मेरे से बात की थी सुमित सर ने, तो सुमित सर ने कहा कि मॉड्यूल दी बेस्ट है। आपको समझाया भी होगा, लास्ट पेपर भी डिस्कस किया होगा। तो मेरा मानना तो यही है कि जो मॉड्यूल है इतना बढ़िया है आपका कि उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ें, बढ़िया। स्टूडेंट के लिए तो भगवान है वो। सर यही कहते हैं कि स्टूडेंट के लिए तो क्या है, मॉड्यूल भगवान है। जो भी जिसको भी मानते हो उसी तरीके से देखिए उसे। हम लोग तो देखते थे पुराने जमाने में, अब तो पता नहीं बच्चे करते हैं कि नहीं करते। आईटीओ में हुआ करता था सी इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग, बहुत सारे बच्चे स्पेशली बस से उतरते थे और जैसे मंदिर में प्रणाम करते हैं ना आप घुसने से पहले, सीरियसली देखा हुआ है, करते थे ऐसे। चलिए अब वो कहता है जी इसके बाद 124 से मैंने आपको बताया कि ये हमारे सेक्शन से कितने, पहले वाले में तो 75 चले गए, इसमें चले गए 48, इसमें जोड़ दो 24, 148।
बताओ भाई, 24 जुड़ा तो क्या आएगा? 147। ये हमारे हो गए, कोई नहीं, कैलकुलेटिव होना है। ये हमारे इसके अंदर आ गया इंडेमनिटी एंड गारंटी। एंड गारंटी पढ़ते होंगे बहुत आप लोग। कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको गारंटी मिलती है, क्या जी रेफ्रिजरेटर खरीदा 7 साल की गारंटी, वो चीज इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब ठीक है। इंडेमनिटी, INDEMNITY, इंडेमनिटी एंड गारंटी। पढ़ना सारा ही है, बस ये कि वो जो बीच के हमारे कुछ सेक्शंस कहाँ चले गए हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चले गए। अब आप जोड़िए इसमें 34, बताइए क्या आता है 148 से 181। अब की बार ठीक बोला इसमें 181। इसमें आ गया बेलमेंट एंड प्लेज। ये हमारे 34 सेक्शन पहुंच गए इसमें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हल्का सा याद रहे। देखो बेटे, आपकी मेमोरी पावर्स को ठीक किया जा रहा है। नो डाउट मेरे से ज्यादा होगी आप लोग की मेमोरी पावर, है ना। जो यंग बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी पावर हम लोग को बहुत ज्यादा तेज होती है। तो ये यहीं से स्टार्टिंग है, ये दिमाग में रहेगा आपके सारा। उसके बाद 182 से 238 तक हम लोग चले गए एजेंसी में। एजेंसी भी आप लोग बहुत सुनते होंगे बिजनेस के अंदर। और 239 से 266 हम पढ़ेंगे क्या, एक और पार्ट हटाया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन से ईयर में आया था? 32 में। ये आप देख लीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है। हाँ, मतलब वो लिख लो कि यहाँ कितने सेक्शन है बताओ, और यहाँ कितने हैं। ये 28 है और ये 57। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। आप जाते हैं मार्केट में, कुछ खरीदते हैं सामान, वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है। आपने सुबह कुछ भी खरीदा, इवन ब्रेड भी खरीदा, वो भी अपने आप में एक आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने पेमेंट दिया, ब्रेड लिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कंप्लीट हो गया। खत्म मतलब कंप्लीट हो गया। लेकिन ये बनता कैसे है? हम जब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ब्रेड खरीदने के लिए तो कोई इस तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं, आप इमेजिन करिए, अब आपके पेरेंट्स आपको जिम्मेदारी नो डाउट दे सकते हैं, अब आप बड़े हो गए कि जाओ बेटा एक टीवी खरीद कर लाइए। आप टीवी खरीदने जाएंगे, सैमसंग के शोरूम में जाएंगे। आप सैमसंग के शोरूम में आप देखते हैं कि एक टीवी आपने पसंद कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे? सेल्समैन आ ही जाता है आपके पास, मे आई हेल्प यू। आपने बताया कि मुझे ये टीवी पसंद आ रहा है, आई वॉन्ट टू बाई इट। उसने कहा जी तो 30,000 रुपये का है। आपने कहा ओके डन, पेमेंट कैसे करना है? आपने कहा जी ऑनलाइन, उसने कहा ऑनलाइन पेमेंट करना है। आपने कहा ठीक है जी डन, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया। ऑनलाइन पेमेंट होते ही कहता है कि टीवी आपके घर डिलीवर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, टीवी आपके पास डिलीवर्ड हुआ, मैटर है। ये तो एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में हम लोग हर कोई हर रोज देखते हैं, हर रोज ऐसे ही होता है जब भी आप कुछ करते हैं। बट टेक्निकली अब क्या है, वो टेक्निकल समझे। आपने सबसे पहले
जब शोरूम के अंदर घुसे, उसने आपको एक प्रपोजल दिया कि भाई ये टीवी आप लेंगे, ये टीवी ले लीजिए, आपको वो टीवी का डिस्क्रिप्शन देता है, आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, या उल्टा कर दें कि आपने प्रपोजल दिया कि मेरे को ये टीवी खरीदना है, दोनों ही बातें हैं, आप भी कर सकते हो, वो भी कर सकता है। आपने कहा मुझे ये टीवी खरीदना है, आप कितने का दोगे? उसने कहा 30,000 रुपए का। आप दोनों के बीच में एक पहले प्रपोजल गया, चाहे आपने दिया या उसने दिया, मान लो हम की तरफ से करते हैं कि हमने प्रपोजल दिया, जैसे ही उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो वो एक अपने आप में टर्म क्रिएट होती है, उसको कहा जाता है प्रॉमिस। अब हम आ रहे हैं बिल्कुल उस टेक्निकल पॉइंट पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट से पहले, बहुत पहले प्रॉमिस है, प्रॉमिस से बहुत पहले प्रपोजल है। प्रपोजल को ऑफर भी कहते हैं, प्रपोजल को हम लोग ऑफर भी कहते हैं। यानी ऑफर दिया गया, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस हुई, मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया? प्रॉमिस। क्या बन गया? यानी जब प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ जाएगी, इट विल बिकम प्रॉमिस। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले क्या जाएगा? प्रपोजल। प्रपोजल को क्या बोलते हैं? ऑफर। जैसे ही मैं इसमें प्लस करता हूं, जैसे ही मैं इसमें प्लस करता हूं, क्या? एक्सेप्टेंस। जैसे ही प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस स्टार्ट होता है, मिक्स होता है, तो इट विल बिकम प्रॉमिस। ये प्रॉमिस बन गया जी। कहीं पर बोलेगा नहीं कि हाँ जी प्रॉमिस, ये टीवी आपका होगा, ऐसे बोलेगा नहीं, है ना? कहीं कहोगे जी प्रॉमिस तो दिखा ही नहीं वहां पर, कहीं लिखा ही नहीं हुआ था। ये टेक्निकल टर्म्स है ना? कुछ अपने आप में इनबिल्ट होते हैं, ये अपने आप में इनबिल्ट है, सिस्टम बना कि प्रॉमिस हो गया। अब इस प्रॉमिस में जैसे ही आपने 30,000 रुपए जोड़े, इसे क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, लॉ के अंदर? कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं उसे? कंसीडरेशन। ये जो एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में आगे जाकर एक एक चैप्टर बनेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक चैप्टर बन जाएगा, कंसीडरेशन अपने आप में एक चैप्टर बन जाएगा। ये आप आगे की धीरे धीरे बेस तैयार करते जा रहे हैं, है ना? तो जैसे ही मैंने इसमें जोड़ा कंसीडरेशन, ये क्या बन गया? इट विल बिकम एग्रीमेंट। अब जाकर एग्रीमेंट बनाए जी। यानी पहले प्रपोजल, प्रपोजल में एक्सेप्टेंस जुड़ा, इट विल बिकम प्रॉमिस, प्रॉमिस में जैसे ही कंसीडरेशन जुड़ा, इट विल बिकम एग्रीमेंट। लेकिन हमारे चैप्टर तो, चैप्टर का नाम तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कहोगे कि अभी कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंचे ही नहीं, सिर्फ एक स्टेप दूर। आपको डेफिनेशन में भी कहा गया है, हर कोई एग्रीमेंट जिसके साथ लीगलिटीज जुड़ जाएं, वो सब अपने आप में क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। यानी जैसे ही आज के आपके साथ उस एग्रीमेंट के साथ लीगल ऑब्लिगेशन जुड़े, तो वो क्या बन गया? तो अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैं इसके साथ साथ आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको अपने मॉड्यूल को देखना है। मॉड्यूल ने बहुत अच्छा हर चीज डिफाइन की है, मैं आपको उसमें ब्रीफ करता जाऊंगा और एक ऐसे समरी बनाता चलेंगे हम लोग, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। ऐसे पूरा पढ़ने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन आपको आसान हो जाएगा। पहला ही एक लाइन जो बोल्ड लेटर में क्या लिखी है, क्या लिखी है, दिख रहा है सबको? एन एग्रीमेंट, क्या हुआ? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने क्या कहा था? लीगल कॉन्सेप्ट जुड़ जाए इसके अंदर। अगर आप एज पर लॉ उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, तो इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। आपने कहा
मुझे ये टीवी पसंद आ गया, उसने प्रॉमिस हो गया, एक्सेप्ट हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, उसने कहा आप जाइए घर, टीवी पीछे पीछे आ रहा है, आप घर पहुंच गए, टीवी नहीं आया, फोन किया, आ रहा है सर, नहीं आया, आ रहा है सर, नहीं आया, कितनी बार पूछोगे? 2 बार, 3 बार, 1 दिन वेट करोगे, 2 दिन वेट करोगे, तीसरी बार फिर मैंने क्या कहा था, लड़ाई करना नहीं है हमारा फर्ज, है ना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो। जब हम बात कर रहे हैं लॉ की, तो लॉ के अंदर क्रिटिसिज्म क्रिएट नहीं करना, लॉ के अंदर लड़ाई नहीं करनी, आपको एज पर लॉ चलना है। आपके पास क्या लीगल रेमेडी है? आप कोर्ट जा सकते हो आराम से, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो चुका है। आप कोर्ट को बताएंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने इनको पेमेंट किया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स, ये सेंटेंस लिख लीजिए बोल्ड लेटर्स में और इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ an agreement enforceable by law is called contract. Enforcement by law, enforceable by law, by अलग है, लॉ अलग है, मैं समझ जाता हूँ। तो उसके बाद becomes contract, an agreement अगर enforceable by law है तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक सबसे पहली सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले क्या आया? प्रपोजल। सबसे पहले क्या आया जी? प्रपोजल। सेकंड नंबर पर एक्सेप्शन, थर्ड नंबर पर प्रॉमिस। प्रपोजल हम पढ़ते हैं सेक्शन 2A में। एक लॉ की एक छोटी सी बात याद रखिएगा बेटे, सबसे पहले जो सेक्शन 1 होता है वो होता है जिस एक्ट की बात हो रही है उसको लेकर। जैसे सेक्शन 1 कहेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर सेक्शन 1 इट डिफाइंस एज द लॉ व्हिच आर एप्लीकेबल टू दिस एक्ट एंड एप्लीकेबल। इस वक्त जैसे धारा 370 हट गई है तो ऑल ओवर इंडिया हो गया। जो अगली डेफिनेशन है, क्योंकि मेन डेफिनेशन ये पूछना शुरू करेंगे आपसे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन नहीं कही जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि प्रपोजल कौन से सेक्शन में आया? 2A। लिखो प्रपोजल के सामने 2A, सेक्शन 2A। ए ब्रैकेट में आएगा, जो स्मॉल ए है उसे सब सेक्शन बोलते हैं बेटा। सेक्शन 2 है और सब सेक्शन ए है, 2A। मैं बताता हूँ, सेक्शन 2A, जो ए होगा वो स्मॉल होगा, सब सेक्शन का ए स्मॉल होगा। जैसे ही वो प्रॉमिस बना, जैसे ही वो प्रॉमिस बना वो सेक्शन 2B हो गया। मैं करा दूंगा यार, चिंता ना करो। जो जो जहां जहां जरूरी है, देखो मैंने क्या कहा, मॉड्यूल को हम लोग मानेंगे अपना भगवान, तो मॉड्यूल के हिसाब से हम चलेंगे। जहां जहां मॉड्यूल ने जिस जिस जगह आपको कहा होगा कि सेक्शन मेंशन कर लो, वो आपको सेक्शन याद कर देंगे। मैंने फिर कहा था कि आपने ही शायद कल पूछा था कि किसने पूछा था कि कितना जरूरी है, तो मैंने क्या कहा था, स्मार्टनेस डिफाइन करता है और कुछ बात, नंबर कटेंगे नहीं, जहां तक है एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। जैसे एक टीचर ने माइंड सेट कर रखा है मुझे इतना लिखा, बच्चे ने उसको इसमें से 6 में से 3 देने, आपने सेक्शन डिफाइन किए तो हो सकता है वो 3.5 4 हो जाए। सीए के कोर्स में बहुत मैटर करते हैं सब, तो हमें वही चीज देखी। अब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में एक खासियत है कि क्या आप अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हो?
स्टडीज में कर सकते हो, जिससे आपको अपना बेनिफिट हो रहा हो वो कर सकते हो। लेकिन जब बात आ रही है एग्रीमेंट की, जब बात आ रही है कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास दो पार्टीज होनी चाहिए, यानी एक प्रोमिसर, दूसरा प्रोमिसी। आपने जब जाकर ऑफर किया तो आप ऑफरर हो गए और वो ऑफरी, यानी प्रोमिसर और प्रोमिसी, दो पार्टीज होनी बहुत जरूरी है। आपका टीवी का बिजनेस है, आप बोझी मैं ही अपने आप को टीवी बेच देता हूँ, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ड्रॉइंग्स कहलाता है, सेल नहीं कहलाती। कभी नहीं की होगी आपने सेल की एंट्री, है ना, हमेशा उसकी ड्रॉइंग्स की एंट्री की है, और उसको क्रेडिट में भी कुछ और लिखते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप जानते हैं सब। तो जो उसकी ट्रांजैक्शन है वो जनरल एंट्री जो बनती है, आप चलो ड्रॉइंग्स टू परचेज बनाते हो ना, और अगर वही चीज सेल होती तो क्या बनाते, कैश टू सेल्स या बैंक टू सेल्स, यही बनाते ना, ठीक बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चीजें कितनी डिफरेंट हो गई, इंटररिलेटेड है। अकाउंट्स और ये वाला लॉ इंटररिलेटेड है। उन्होंने सोच के ही बनाया कि भाई ये तो सेल है ही नहीं, तो इसको सेल बोल नहीं सकते। सेल क्यों नहीं है, क्योंकि दो पार्टीज नहीं है। ये कि पहले से पढ़ा हुआ था, देखो आपने, आज आपको समझ आया कि हाँ भाई अगर इसको हम ड्राइंग्स लिख रहे थे तो रीजन क्या, इसलिए लिख रहे थे रीजन। अब जब बात आई प्रोमिसर और प्रोमिसी की, तो नीचे लिख लीजिए, ये है सेक्शन 2C। सेक्शन 2C के अंदर प्रोमिसर और प्रोमिसी आ जाते हैं। 2C, सेक्शन 2C। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। देखिए क्या लिखा है जरा एग्रीमेंट के बारे में, दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये सेक्शन, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, क्योंकि आप देखें कि मॉड्यूल में उन्होंने रखा हुआ है कि कहाँ हमें सेक्शन की जरूरत है, वो आपको बता रहा है। कौन बता रहा है, सी इंस्टीट्यूट। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर बाई चांस किसी को बोर हो रहा हो कि भाई ये क्या 2A 2B 2C क्या लिख रहे हैं हम, ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। आप देखिए मेंशन है द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2। तो अभी हम कहाँ पर पहुंच गए, सी पर। तो अभी क्या बचा, तो हमारा यहाँ पर जहाँ कंसिडरेशन आया था, जरा कंसिडरेशन पर लिख लीजिए, कंसिडरेशन के लिए लिख लीजिए सेक्शन 2D। एग्रीमेंट के लिए क्या सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन 2E। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आप शॉप में गए, आपने सामने वाले को ऑफर किया, उल्टा भी हो सकता था, वो भी आपको ऑफर कर सकता था। कभी कभी हम एक्सचेंज ऑफर में जाते जाते मैंने कहा मुझे आपकी एक कार पसंद है, उसने कहा जी ठीक है खरीद लीजिए, लेकिन मैं आपको पहले अपनी एक कार भी बेचना चाहता हूँ। एक्सचेंज ऑफर हो गई। जहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस आ जाए, क्या था प्रॉमिस, ये याद रखना है, क्या था प्रॉमिस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस।
तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या हुआ, मैंने एक ऑफर किया, आपने एक्सेप्टेंस की, आपने एक ऑफर किया, वो मैंने एक्सेप्टेंस कर ली, ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या हो गया ये, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो इसे लिखिए, हम कहां तक आ गए थे, ई तक आ गए थे, 2F। इसे लिखिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेक्शन 2G में क्या आएगा, हम कुछ बातें और कुछ टेक्निकल वर्ड सीखते हुए चल रहे हैं। कंसिडरेशन आपको पता था, लेकिन आज हम कंसिडरेशन पर फोकस हो गए हैं, है ना। तो कंसिडरेशन बेसिकली क्या था, जो मैंने क्या कहा, हमने अभी 20,000 रुपये उसे दिए। कंसिडरेशन आगे हम डिफाइन करेंगे, मैंने कहा पूरा चैप्टर ही आएगा, लेकिन फिर भी पता चलते हुए चलो। कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, कहीं पर लिख लो छोटा सा, समथिंग इन रिटर्न। तो 2G क्या है, अब मैं इसमें एक और, इसलिए मैंने बताया कि कंसिडरेशन पर आया वापस, अब मैं आ रहा हूं किस पर, कि इन्होंने एक वर्ड और यूज किया आपके लिए, वॉइड। वॉइड वर्ड यूज हो रहा है, क्या होता है वॉइड, जो वैलिड ना हो। वैलिड क्या होता है, जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, जो भी एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई हैं, अगर वो फुलफिल हो रही हैं तो वो वैलिड है, लेकिन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो वो वॉइड है। मैं कह रहा हूं वॉइड एग्रीमेंट, अब मुझे बताओ एग्रीमेंट की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अगर मिसिंग हो गया तो वो क्या बन गया, वॉइड हो गया, वॉइड एग्रीमेंट, फिर वो वॉइड हो गया। तो जहां पर कंसिडरेशन नहीं है वो क्या हो गया, वॉइड। कोई एग्जांपल दे सकते हो वॉइड एग्रीमेंट का, बेसिकली कुछ सोशल एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स हो जाते हैं। आपके फादर ने आपसे एक एग्रीमेंट किया कि आपको हर महीने 3,000 रुपये पॉकेट मनी मिलेगी, एग्रीमेंट हो गया जी, लिखित नहीं है, एग्रीमेंट हो गया एज अ बिहेवियर ऑफ सन एंड फादर के। उसमें 3 महीने बाद उन्होंने मना कर दिया, नहीं दे रहा, कोर्ट जा पाओगे, कोर्ट हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समथिंग इन रिटर्न तो मिसिंग है। सोशल एग्रीमेंट था, मैं कैसे ले जाऊं आपको, मैं कैसे आपको कोर्ट ले जाऊं, आप वकील के पास जाओगे, वकील का नहीं भाई इसमें नहीं जा सकते, ये सोशल एग्रीमेंट है। आपके पास एक पार्टी आई कि हम जागरण कर रहे हैं, होता है जैसे हर गली मोहल्ले में कई बार, या कोई फेस्टिवल का ओकेजन है, तो आपने प्रॉमिस कर दिया डोंट वरी 11,000 दूंगा मैं। आपने जो जोश में प्रॉमिस कर दिया 11,000 मेरी तरफ से लिख लो, उसने लिख भी दिया, पर्ची भी काट दी, है ना, पर्ची छपी होती। अब वो आया कि 11,000 आपने प्रॉमिस किया था, आपने कहा कौन सा प्रॉमिस, तो क्या आपको वो कोर्ट ले जा पाएगा, ये है वॉइड एग्रीमेंट। कोर्ट पहले ही पूछ लेगा क्या था जी, ये था, अरे भाई ये तो सोशल है, कह देते हैं लोग हंसी मजाक में बहुत सारी बातें, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, खत्म था, कंडीशन तो फुलफिलमेंट नहीं हो रही ना। चल, तो ये सेक्शन 2H क्या है जी, वेरी गुड, ये है कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H इज कॉन्ट्रैक्ट। और कब बनता है कॉन्ट्रैक्ट, जब एग्रीमेंट के साथ, नहीं ऐसे नहीं बोलना, देखो बेटे याद रखो,
अब मजाक अलग है, अब आपको इसे मजाक में नहीं लेना, एक एक टेक्निकल वर्ड के साथ चल रहे हैं। जब एग्रीमेंट के साथ क्या जुड़ जाएगा, कंसिडरेशन, ओ सॉरी एग्रीमेंट के साथ जब हमारे लीगल वो जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट तो बन ही चुका है क्योंकि कंसिडरेशन जुड़ चुका है, जैसे ही उसके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ आएगी तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब एक वर्ड और बता रहा हूं, अभी हमने वॉइड डिस्कस किया, अब एक वर्ड डिस्कस करते हैं, वॉइडेबल क्या होता है। इनके ऊपर नीचे भी और डिटेल में हम करेंगे क्या होता है वॉइडेबल। एक वर्ड है वैलिड, एक वर्ड था वॉइड, और एक वर्ड आ रहा है वॉइडेबल। थोड़ा थोड़ा गैस करो, और बताओ। थोड़ा थोड़ा पढ़ना सारे शुरू कर दीजिए, अब तो क्योंकि स्टार्ट हो गया आपका कोर्स, नवंबर दिसंबर में एग्जाम मानकर चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। एक्चुअली बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये, कि जब किसी एक पार्टी की तरफ से, जब किसी एक पार्टी की तरफ से ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं जा रहा, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं जा रहा, और दूसरी पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है, जो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोल दिया उन्होंने भी, कि वो वॉइड हो जाएगा उस पार्टी के ऑप्शन पर जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ गलत हो रहा है। आपने टीवी खरीद लिया, आप टीवी का मॉडल एबीसी पसंद करके आए थे, उन्होंने आपके पास मॉडल डी भेज दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ यू ओनली। या तो वो उसको वापस करके चेंज करेंगे, अब मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं है, उसने कंपनी ने कहा कि हमारे पास ये एबीसी मॉडल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ यू ओनली। आपने कहा चल ठीक है कुछ नहीं होता, इसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकता है तो बता दे, हम ये रख लेंगे, जैसे एक बिजनेस डील्स होती है। अगर आपने वो भी ऑप्शन नहीं दिया, आपने ओके कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसके पेपर्स भेज दो बनाकर, अब आपका वो वाइडेबल से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आगे इसमें हम पढ़ेंगे, इसका भी अपना एक टाइम ड्यूरेशन है, ऐसा नहीं कि आपने एक महीने तक यूज किया आराम से, 31वें दिन आपको याद आ रहा है ये तो मॉडल डी निकला, हमने तो एबीसी बोला था, ऐसे नहीं, है ना। जब आपने उसको यूज कर लिया हर तरीके से, तो उस वक्त फिर वो दिक्कत हो जाएगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आगे जब आपके कोर्स में शायद नहीं आएगा, वो लिमिटेशन एक्ट एक बनेगा, लिमिटेशन एक्ट के अंदर हर चीज का मेंशन है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको बताना, ये चीज कन्वे करनी पड़ेगी, अगर आपने इससे डिले किया तो दिक्कत हो जाएगी। आपके जो सिलेबस के हिसाब से एक दो चीजों पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, पेमेंट्स को लेकर लिमिटेशन एक्ट में आएगा तो बताएगा। तो ये सेक्शन 2I वॉइडेबल, और लास्ट सेक्शन 2J वॉइड। जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा, वो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसमें स्टेटर या आप कोर्ट को जाकर कह सकते हो जी ये सारा कुछ इसके अंदर वॉइड है, कोई मतलब नहीं, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हम पूरी स्टोरी को समझें, तो जो हमारा स्टार्ट हुआ कहां से, प्रपोजल से, और प्रपोजल से स्टार्ट होकर कहां पहुंचे हम, कॉन्ट्रैक्ट तक, और इसी के पूरे के बीच में हमारी ये छोटी छोटी डेफिनेशन निकल कर आती हैं, छोटे छोटे वर्ड्स निकल कर आते हैं। ठीक है जी।
आप देखेंगे इन्हीं सब चीजों को बार बार ये बोल रहा है जो हमने पढ़ा। द टर्म एग्रीमेंट क्या कहता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द, यानी जो भी प्रॉमिस किया उसके साथ आप कंसिडरेशन जोड़ दो तो क्या बन गया? वो एग्रीमेंट बन गया। प्रॉमिस के बारे में क्या कह रहा है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, अगर आपने जिसको प्रपोजल किया और उसने अपनी एक्सेप्टेंस वहां पर दे दी तो वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। ठीक है जी। यानी जहां हमें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद होने शुरू हो जाएं तो इसमें आपके पास मटेरियल पूरा आ जाता है और आप आराम से इसको इजीली आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए इनफोर्सेबल बाय लॉ क्या कह रहा है इसके बारे में? जो भी एक्ट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, देखो टर्म्स एंड कंडीशन की बात हो रही है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए। अगर कोई टर्म्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बन पाएगी। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अभी हम छोटा छोटा चल रहे हैं, आगे पूरा पूरा चैप्टर्स बनते चले जाएंगे ये एक एक चीज को लेकर। अगर मैं अभी एक एक साथ एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा सा हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं एज पर आर शेड्यूल। देखो ये कोई एग्जाम्पल आपको दे रहा है, वो A agreed to B sell car for rupees, पढ़े जरा आगे क्या कहता है फिर एक बार जल्दी से। कार को बेचने का एग्रीमेंट हुआ 2 लाख रुपए में, जो कार लेगा वो 2 लाख रुपए देगा, एक पार्टी को कार मिल जाएगी दूसरी पार्टी को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। कितना लिखा है? 2 लाख ही है ना? हाँ 2 लाख है। और अगला पढ़ लीजिए, ये आप लोगों के लिए है, वही है पॉकेट मनी। इसमें है इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, इसमें नहीं है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे, कुछ कुछ केस स्टडीज भी बनेंगी कि भाई आपको एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया कि इस तरीके से हो रहा है, फादर और बीच के बीच एग्रीमेंट हुआ, एज फादर ने कहा कि हाँ जी सीए की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, आपको एक स्कूटी खरीदवाऊंगा मैं। आपने क्लासेस ज्वाइन कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया, अब वो मना कर रहे हैं कि नहीं यार आजकल थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, आप उनको सू नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को चेंज करके पूछा जा सकता है, आपको वही चीजें ध्यान रखनी है। ये पढ़े एग्जाम्पल 3, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन। यहां पर क्या होगा? शादी हुई, शादी के बाद ये मानकर चला जाता है कि हस्बैंड की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि वाइफ की नहीं है, दोनों की होती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देने से, बच्चों की जरूरतों की चीजें दिलाने से मना नहीं कर सकता। जबकि यहां पर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। पढ़े जरा देखो क्या कह रहे हैं, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ एटसेट्रा, these are the status obligation and so out of scope of contract। अब वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से तो बाहर है ये, लेकिन क्या हस्बैंड मना कर सकता है? हस्बैंड मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकता। जो मैंने कल उस दिन भी बताया था कि पढ़ना आपका राइट है आपको। हाँ एक चीज आपकी रह गई उसमें, हमने एक्सप्लेन किया था पॉइंट बहुत अच्छा, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो अगर एजुकेशन आपका राइट है तो वो कहीं ना कहीं किसी की ड्यूटी है। तो किसकी ड्यूटी है वो? आपके फादर की, आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियन की। वो ड्यूटी उन्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। वही चीज यहां पर आ गई।
तो कह रहा है ऑल्दो इसके अंदर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, बट कोर्ट उसको इन्फोर्स कर सकता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। ये छोटा सा पढ़ लेते हैं डिफरेंस। अब आप बता सकते हो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस, इधर मत देखो, आप मेरी तरफ देखो, बताओ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में मेजर डिफरेंस क्या नोटिस किया अभी आपने? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में यही डिफरेंस है। एग्रीमेंट कब बन जाता है? जब कंसिडरेशन जुड़ जाए प्रॉमिस के साथ। जबकि जबकि कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? अगर एग्रीमेंट के साथ इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक कमेंट पूछा जाता है बच्चों से कि क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं? दोनों से घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में पहले तो एग्रीमेंट ही था, बिना एग्रीमेंट के तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो यानी एवरी कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ एन एग्रीमेंट। लेकिन क्या एवरी एग्रीमेंट इटसेल्फ अ कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। उसकी एक कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी नहीं बनेगा, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्लियर है ये? ठीक है जी। तो इसी सिचुएशन में कभी कभी क्वेश्चन कह देते हैं कि एग्रीमेंट इज अ वेरी वाइडर टर्म इन कंपैरिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या एग्रीमेंट वाइडर है? वाइडर है। एग्रीमेंट के अंदर सोशल एग्रीमेंट्स भी आ गए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहे। तो कॉन्ट्रैक्ट की अप्रोच थोड़ी सी नैरो है, इसी चीज को समझना है। ये लिख लेना अभी आप, मैं समझा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट की अप्रोच नैरो क्यों है। वो कह रहा है जी एग्रीमेंट के साथ इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ ले आओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट बन जाऊंगा। लेकिन एग्रीमेंट क्या कह रहा है? कुछ कुछ एग्रीमेंट्स में मुझे इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ की जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट तो बन गया ना। एग्रीमेंट कब बन जाता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ। मेरे को 11,000 रुपये चंदा दोगे? आपने कहा हाँ, एग्रीमेंट तो बन गया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? नॉट फीलिंग वेल? तो क्या हुआ, आज बोर फील कर रहे हो क्या, या पीछे बैठे हो इसलिए? है? क्या हुआ, बताओ तो सही। कुछ नहीं, अरे बता दो। कुछ नहीं, चल कोई नहीं, बाद में बता दे। तो देखो उसने क्या कहा, पहले मीनिंग समझा दिया जो हमने पता ही था। फिर दूसरे चीज में क्या कह रहा है कि स्कोप क्या है? स्कोप आ गया क्योंकि वाइडर है, वो नैरो है। फिर देखो क्या आ रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन। उसमें कुछ एग्रीमेंट्स के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर तो लीगल ऑब्लिगेशन उसका मेन ऑफ द एसेंशियल, वन ऑफ द मेन एसेंशियल पार्ट है, उसके बिना हम नहीं बढ़ सकते आगे। नेचर, फिर उसने बोल दिया, आ रहा है नहीं, सब कुछ चला गया। नेचर क्या है, जो हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये क्वेश्चन आता है जी। इसी तरह से डिफरेंस, ये चारों पॉइंट बोलकर आपने लिखना है, और अच्छे अच्छे से एक एक पैराग्राफ के अंदर पॉइंट वाइज लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। समझ रहे हैं बात को? अब आती है बात बहुत ही अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो ये तो बन गया कि भाई हम लोगों ने पढ़ लिया कि कब प्रपोजल से स्टार्ट होकर हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गए, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी आ गई। उसके बावजूद भी जब हम इनको एक, जैसे कहते हैं एक एक पॉइंट को पिरोएं कि वो डेफिनेशन क्या बनेगी, तो डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया इन लोगों ने कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अपने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जब तक वो एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होंगे, जब तक वो एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्या था कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H, ये याद रखना है क्योंकि लिखना पड़ेगा वहां पर, जहां लिखना पड़ेगा मैं जरूर कहूंगा कि याद रखना है। सेक्शन 2H एग्रीमेंट का क्या था? सेक्शन एग्रीमेंट
टू, याद है प्रॉमिस का क्या था, टू सी। इसीलिए तो सीक्वेंस देखो, अभी एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, वो आपको सीक्वेंस में याद कर लेना, चेन बन जाएगी तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। सबसे पहले बनता है क्या, प्रपोजल, प्रपोजल के बाद प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होके प्रॉमिस बन गया, प्रपोजल क्या था, टू ए प्रपोजल था, टू बी क्या था, प्रॉमिस, तो वही ना, एक्सेप्टेंस के बाद ही तो बनेगा। यानी प्रॉमिस कोई चीज कब बनेगी, जब एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी तभी तो प्रॉमिस बनेगी, ये ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रपोजल कह रहे हैं कि टू ए हो गया तो बी जो है सिर्फ प्रॉमिस है, नहीं नहीं, प्रॉमिस कब बनेगा, एक्सेप्टेंस के बाद ही तो बनेगा। टू सी में क्या आ रहा है, ये आप एक उसमें लिख लो कि दो पार्टीज हो गई, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, तो यानी प्रपोजल, प्रॉमिस और प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, यही एबीसी हो गई। डी में क्या आ गया, कंसिडरेशन, किसके लिए जरूरी था, एग्रीमेंट के लिए, कंसिडरेशन एग्रीमेंट के लिए जरूरी था, कंसिडरेशन हो गया टू डी। ई में क्या आ गया, जैसे ही कंसिडरेशन कंप्लीट हुआ एग्रीमेंट बन गया, टू ई। एफ में क्या आ गया, मैंने क्या कहा था, हम दुकान के अंदर गए, ये तो पिक्चराइज करना है कि हम दुकान के अंदर गए, मैंने प्रॉमिस किया कि मेरी कार ले लो और मैं आपकी कार ले रहा हूं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसके बाद वॉइड एग्रीमेंट, वो टू जी हो गया। फिर ये था मेन जहां तक हम पहुंचे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम वाइडेबल और वाइड पढ़ते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वैलिड है, और अगर किसी एक अग्रीड पार्टी के केस में कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जा सकता है तो वो वाइडेबल है, और जब कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता तो वो वाइड हो गया, ए से लेकर आई तक, जी तक। तो इस तरह से हमारे ये एक चेन बनती है। अब जब ये कह रहा है हमें कि हमें क्या क्या डिफरेंस चाहिए, वो कहता है कि जब भी मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से, और कुछ एसेंशियल ऐसे हैं जो डेफिनेशन में मेंशन नहीं है लेकिन ड्यू टू कंडक्ट इंपॉर्टेंट हो गए, वो अगर वो भी मिसिंग है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सबसे पहला क्या कह रहा है, देखो इसने लेफ्ट साइड में लिखा कि एज पर द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जब वो डेफिनेशन में बता रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 में डिफाइंड है, कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 10 में, कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, पहला एग्रीमेंट, दूसरा फ्री कंसेंट क्या होती है बताइए, दो चीजें हैं, फ्री और कंसेंट। जब मैंने पहला वर्ड पढ़ा एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट तो हम पढ़ चुके, एग्रीमेंट में भी दो चीजों का समेशन था, है ना। क्या था एग्रीमेंट में दो चीजों का समेशन, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। अब जब मैं बात कर रहा हूं फ्री कंसेंट की, कंसेंट होता है आपका राजी होना कि आप एग्रीड हैं, और फ्री कंसेंट का मतलब है कि आप राजी तो हैं लेकिन अपनी पावर से, अपनी इच्छा से, किसी के दबाव में नहीं। मैंने एग्जाम्पल उस दिन भी दिया था कि मैंने गन पॉइंट रखा कि हाँ करो, करो साइन। अब जब साइन हो गए तो कोर्ट में तो बता दिया कि सर साइन है, कंसेंट थी, लेकिन आप क्या कहोगे कि फ्री नहीं थी, इसलिए वर्ड जो जुड़ा है फ्री कंसेंट। समझ रहे हैं, तो वो ध्यान रखना है हमें कि जो भी एग्रीमेंट हो वो फ्री कंसेंट के साथ आना चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। अभी आप लोग 18 के हुए होंगे, 18 से पहले
आप लोगों के ऊपर कुछ बंदिशें लगी हुई कि आप ये नहीं कर सकते। वो क्या होता है? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक नहीं थे अभी। आपने देखा कि मेरी जेब में पैसे हैं, चलो मैं ही जाकर घर खरीद लेता हूं। आप जाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आप मेजर नहीं हुए। उसके लिए कुछ और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, हो जाएगा लेकिन उसमें थोड़े से अलग तरह से हमें चलना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जाकर नहीं खरीद सकते क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी फ्री कंसेंट भी डिस्कस करेंगे। फ्री कंसेंट दो अलग अलग चीजें आप समझ में आ गई। जब कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, यानी पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, तो हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। लास्ट क्लास में भी मैंने एक एग्जांपल शायद दिया हो या नहीं दिया हो, आज देते हैं कि एक जो इंसान पागल है, आउट ऑफ माइंड है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? उसको तो समझ ही नहीं आएगा। हम जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो सकता है वो हाँ हाँ कर दे, ऐसे कर दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके दिमाग में जा रहा हो। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा। जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक का अपना एक कंटेंट है। एक टाइम के बाद, देखो ये सब चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, लॉ में है हम लोग। तो ड्रिंक करने के बाद, एक स्टेज के बाद, एक हर ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हर कोई, है ना? वो पिक्चरों वाले स्टाइल में मत कहना कि पी ली लेकिन आता घर ही है, वो वाला चीज नहीं है। लेकिन दिमाग जो है का को बहुत बड़ा पार्ट एब्सेंट हो जाता है। आप डिसीजन लेने लायक पावर में नहीं रहते। ठीक है, तो वो हमारा वहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या कहता है? फिर दो वर्ड आ गए। देखो लॉ में यही है प्रॉब्लम, किसी को हल्के में मत लेना। अरे कंसीडरेशन ही तो है ना ना ना। जब वो कह रहा है लॉफुल कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। तो लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब क्या है? कि कंसीडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। मैंने एक रेसिप्रोकेट प्रॉमिस कर लिया कि आपकी कार ले जा रहा हूं, मेरे पास गांजा पड़ा है 1 करोड़ का, वो भेज दूंगा। आपसे सिर्फ 10 लाख की कार ले रहा हूं, 1 करोड़ का गांजा भेज दूंगा। सीरियस मैटर है बेटा। अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो इसलिए हंसी आ रही है, लेकिन जैसे जैसे लॉ के अंदर इंडल्ज हो जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये केस स्टडी में आता है ना, कि भाई आपको हम ये दे देंगे। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? क्या वो लॉफुल कंसीडरेशन है? वो लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है। लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब कि वो कंसीडरेशन जो लीगली एक्सेप्टेबल हो। वो लीगली एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हमारे यहां जो चीजें लीगली की जा सकती है सिर्फ वही कर सकते हैं हम, और वही कंसीडरेशन की फॉर्मेशन हो सकती है, और कोई दूसरी फॉर्म कंसीडरेशन के अंदर नहीं आ सकती। कि हम पैसे में पेमेंट करेंगे, ठीक है जी। बहुत सारे केसेस में धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे आपको और भी ज्यादा, क्योंकि हर पहली क्लास में सब चीज नहीं बताई जा सकती। कि कुछ एक जगह एग्जाम्पल आया कि किसी ने चोरी किया, उसके पास चोरी का पैसा पड़ा था और उसने जाके कार खरीद ली। क्या करें? क्या वो लॉफुल कंसीडरेशन है? क्योंकि वो चोरी का पैसा था। बैंक ने वहां पर बताया कि भाई इस तरह के जो नंबरिंग के जो नोट्स हैं वो सारे चोरी हो चुके हैं। अब आप तो कह रहे हो जिसने पेमेंट ली वो तो कह रहा है जी मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो पैसे मिलने से मतलब है। उसका तर्क ठीक है बिल्कुल, लेकिन हम क्या करें? क्योंकि ये पैसे चोरी के हैं, वहां पर कंप्लेंट हो रखी है ऑलरेडी। इस करेंसी, इस नंबर के जो सीरियल नोट्स हैं वो कहीं और वांटेड है क्रिमिनल एक्टिविटी में। क्या चीज? उस नंबर के नोट मिल गए ना, तभी तो कह रहा हूं केस तभी तो बना। ये हुआ है तभी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मतलब अब पूरा बताओ कि भाई इस करेंसी ये नोट्स चोरी हुए और उसके बाद वो एक बच्चा पेमेंट खरीदने करने गया, उन्हीं नोट से पेमेंट करने गया और वो पकड़ में आ गए। अब जब पकड़ में आ गए तो वहां पर वो जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं रहा, जबकि नोट ठीक है, सब कुछ है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंसिडरेशन किया वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि उसने वो पैसा कहां से आया?
चोरी का है। इसीलिए आप देख रहे होंगे बैंक भी आजकल पूछने लग जाते हैं, अचानक से आप पैसे लेकर जाओ बैंक पूछ ले कहाँ से आए, जमा कराने जाओ बैंक पूछ लेगा कहाँ से आए, यू हैव टू प्रूव। कई बार तो बैंक मना कर देगा, मैं नहीं करूंगा बैंक में जमा, अगर आप नहीं बता रहे तो आप अड़ जाओ, मैं नहीं बता रहा, मेरे पैसे मैं नहीं बता रहा। कुछ बैंक्स नहीं लेते, उन्हें पता है कि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, अब बताएगा थोड़ी वो आपको, रीजन ये है। तो ये है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन, दो वर्ड्स लॉफुल और कंसिडरेशन, इन चीजों को जोड़ना है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्या है, क्या कहता है इसमें लीगल ऑब्जेक्ट। जब मैंने कहा लॉफुल कंसिडरेशन तो वहां पर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, लीगल वर्ड लिख दिया है वही ये सेम लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का भी लीगल होना जरूरी है, लॉफुल होना जरूरी है। अब मैं खरीदने ही AK-47 चला गया, मिल तो जाएगी, कहीं मिलती भी होगी नहीं अभी इंडिया की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो हम इंडिया के हिसाब से इंडिया भी मिलती होगी यार, संजय दत्त के पास थी, बोलते हैं ऐसा, जब केस बना तो उसमें तो यही बोलते हैं, उसी बेस पे तो उसके ऊपर सब कुछ चला था, यानी वो कोई ऐसा वेपन ही तो था जो नहीं रख सकते थे, तो क्या हुआ वो, क्या वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब हम किसी से ऐसी डील करने जाएंगे जो लीगली उसके पास नहीं होना चाहिए, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके पास पाया जाएगा तो आप भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कहलाएंगे, वो अलग इशू हो गया। देखो अब आपने अलग चीज कर दी, वो अलग हो गया। वैसे तो AK-47 का लाइसेंस नहीं मिलता है जब तक सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह ना हो, तो पर्सनल के पास तो अलाउड नहीं है, उसके पास तो एक लिमिटेशन है कि भाई आप इतने तक का रख सकते हो, ऐसे नहीं। पूरा एक्ट बना है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्ट बना हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, यही जाओगे तो लीगल ऑब्जेक्ट की समझ गए हम, यानी दो चीजें आप थोड़ा सा यानी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना बहुत जरूरी है। अब आपको कैसे याद होगा, ये डेफिनेशन साथ साथ याद करनी है, नीचे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो ये जो आपको 6 पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ये 6 पॉइंट सेक्शन 10 के अंदर डिफाइंड है, और सेक्शन 10 के अंदर डिफाइंड है तो उसी से पूरी एक डेफिनेशन बन गई। हमने शुरू किससे किया, एग्रीमेंट से। अभी वो वाला पॉइंट उनके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी जो 6 पॉइंट अभी डिस्कस नहीं कर रहा है ना, आ जाएगा, लेकिन डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, वो आसान। क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ध्यान से पढ़ना, सब कुछ आपको लगेगा कि वही चीजें आ रही हैं, उसको एक माला में पिरो दिया उसने। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, they are made by the free consent of the parties competent to contract, यानी हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये मैं भी आपने लिखना भी है, ऑल्दो इसमें है लेकिन लिखेंगे भी, याद होनी चाहिए, जरूरी एज इट इज लिख कर आनी है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो बनाया जा रहा है किसके साथ, फ्री कंसेंट के साथ,
और कौन प्री कंसेंट के साथ बना रहा है? वो पार्टी जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो एग्रीमेंट आ गया, प्री कंसेंट आ गया, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तीन चीजें एकदम से आ गई एक ही लाइन में। फिर क्या कह रहा है? और लॉफुल कंसीडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसीडरेशन भी आ गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी आ गया। कोई वर्ड इधर से उधर नहीं करना है आपने, यानी जो ये डेफिनेशन के वर्ड है ये नहीं इधर से उधर कर, बाकी आप पंक्चुएशन इधर से उधर कर लो, कोई इशू नहीं है हमें, लेकिन चीज यही आनी चाहिए, आप बताने चाहिए कि भाई क्या है। उसके बाद लास्ट में क्या कह रहा है? and are not expressly declared जो हमारी डेफिनेशन का छठा पॉइंट है, जो हमारी डेफिनेशन का छठा पॉइंट है, इस पर भी एक चैप्टर है जी पूरा, आपको बताया जाएगा कि इस तरीके के एग्रीमेंट्स वॉइड हैं, आप कर ही नहीं सकते। तो यानी वो कह रहा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, उस तरह का एग्रीमेंट होना ही नहीं चाहिए। अब आ जाओ ऊपर छठे पॉइंट में, वो कहां पर मेंशन है? एज पर सेक्शन 24 to 30 एंड ये आपको ध्यान रखने पड़ेगा। यहां सेक्शन आ गया, सेक्शन 10 आ गया, क्या बता रहा है सेक्शन 10? एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसको डेफिनेशन में करो दिया उन्होंने, सारे एलिमेंट्स को मिक्स किया और एक डेफिनेशन बना दी। 24 से 30 एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, और 56 में ये वो एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स, इनके बिना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होंगे। एक्चुअली तो ये 6 ही है, एज पर एक्ट, एज पर एक्ट बोल रहा हूं मैं, जो एक्ट में मेंशन है। अगर आप बेयर एक्ट उठाएंगे, बेयर एक्ट में यही डेफिनेशन मेंशन है, लेकिन उसके बाद फिर वो हमें क्या कह रहे हैं कि नहीं जी, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर आल्सो कंसीडर्ड सेक्शन। तो पहले तो बेटा ये डेफिनेशन याद हो गई क्या? एक बार आईज क्लोज करके देखो, आपको याद हो गई ईमानदारी से, कोई इशू नहीं है। ये डेफिनेशन, अच्छा ये जो 6 पॉइंट्स थे बच्चे, इन 6 पॉइंट से एक डेफिनेशन बनाई गई। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय प्री कंसेंट। एग्रीमेंट के बाद आ गया कि अगर वो बनाए गए हैं विद प्री कंसेंट, एंड किसकी प्री कंसेंट? पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्पिटेंट हैं करने के लिए, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन with a lawful object, and छठा पॉइंट, ये एक डेफिनेशन बन हो रही है याद आपको? सबको याद है? अभी याद करके जानी है, अभी सुनूंगा सबसे मैं, क्योंकि आज नहीं बोलूंगा कि भाई कहां पर एंड करूंगा, क्योंकि एकदम से बैक पैक आज झटके से ही बोलेंगे कि हाँ जी छुट्टी, ठीक है। आज पहले आप लोग मुझे डेफिनेशन सुनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने ही आना है, कोई मतलब ही नहीं कि ना आए। और शुरू की चेन मैंने आपको एक बता दी, जो सेक्शन 2A से लेकर जे तक जाती है, उसमें आपको सब कुछ पता चल गया। सेक्शन 10 के अंदर आपको एलिमेंट्स पता चल गए, जो एज पर एक्ट एलिमेंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए, अभी वो वाले डिस्कस करने जा रहा हूं। हो गई यार? वो 6 याद कर लो, पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएगा बेटा। और हम ये किसके लिए कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड विद free consent of the parties competent to contract,
फिर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं बात को? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मिस नहीं करना। जहां पर वर्ड दो है तो दोनों वर्ड दो जरूर है, लेकिन वो एक है। लॉफुल कंसिडरेशन एक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एक है। ये 6 पॉइंट तो याद हो गए सबको, है ना? लॉफुल कंसेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज एक साथ चल रही हैं 3, और लास्ट में नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एक चल रहा है। ये 6 हैं हमारे पास। इसके बाद उन्होंने फिर कुछ और कहा, और वो इन्हीं से निकल निकल करके आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से इन्हीं से निकल कर आएंगे, लेकिन वो अलग से मेंशन किए गए। अलग से मेंशन इसलिए किए गए, जैसे हमने आपको क्या बताया था, लॉ बहुत इलेबोरेटिव है, हर किसी का अपना अपना एक्सप्रेस करने का स्टाइल है। आप जब लॉ पढ़ जाएंगे, हो सकता है आप मेरे से भी अच्छा एक्सप्रेस कर दें। सबका अपना अपना एक्सप्रेशन है, किसी का एक्सप्रेशन किस तरीके से, किसी का किस तरीके से। क्या कह रहा है, ऑल्दो वो पार्ट नहीं है हमारी डेफिनेशन के, ऑल्दो वो पार्ट नहीं है सेक्शन 10 के, उसके बावजूद भी वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? पहला, टू पार्टीज, वो तो प्रपोजल में हमने पढ़ा ही था। एक प्रपोजल अगर एक्सेप्ट होगा तो वो दोनों पार्टी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक ही पार्टी प्रपोजल करके उसी को वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये तो सिंपल है, ये तो हमारी डेफिनेशन में इनडायरेक्टली तो था ही था। अगला क्या कह रहा है, जहां हम बात कर रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट की, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आ गई क्या, लीगलिटी आ गई। हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम लोग लीगल टर्म्स क्रिएट कर सके, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। अगर आप इसको बनाने में असमर्थ रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन के अलावा भी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, जहां पर हमारी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ना हो पाए। एक छोटे से बच्चे के साथ हमने मान लीजिए डील कर ली, तो वहां लीगलिटी तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, निकलेगा वहीं से। मैंने कहा ना, इन्हीं में से निकल कर आ रहे हैं। वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वहां पर लीगलिटी, लीगल इंटेंशन क्रिएट ही नहीं हो रही, है ना? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जहां फ्रॉड आ गया, वहां तो पहले से ही चीटिंग इंटेंशन चल रही है, लीगल रिलेशनशिप कहां बन पाई? बन ही नहीं पाएगी जब फ्रॉड चल रहा है तो। फिर क्या कह रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। बेटा हम जब ब्रेड खरीदने गए, अंडे खरीदने गए, छोटी मोटी चीजें खरीदने गए, वहां पर हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती, बहुत कैजुअल ट्रांजेक्शन है वो। लेकिन बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी है जहां पर आप लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आजकल तो टेलीविजन खरीदने जाओ, वो जब तक बिल बनाएंगे नहीं वो देंगे ही नहीं आपको टेलीविजन। ऑल तो आप ग्रे मार्केट से खरीदना अलग इशू है, ग्रे मार्केट बोलते हैं जहां पर डुप्लीकेट मिलता है। लेकिन अगर आप कंपनी से लेंगे, कंपनी का अपना पूरा सिस्टम है, और नहीं कहीं आसपास कोई शोरूम में चले जाइए, वो क्या करेगा, पहले आपका बिल बनाएगा, बिल बनाकर आपको पकड़ा देगा, आप वहां जाओ जी एक कॉपी वहां दे दो और साथ में पेमेंट डिपॉजिट कर दो। पेमेंट कर दी, फिर वो एक आपको दे देगा, आप वहां जाओ जी, वहां से अपना सामान ले। समझ रहे हैं बात को? तो यानी फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी। अगर एक भी चीज वहां मिस है, वो आपको कि मेरा प्रोडक्ट तो दे दो भाई साहब, आपके पास वो डॉक्यूमेंट दिखाओ कहाँ है? नहीं है डॉक्यूमेंट, वो आपको देगा ही नहीं वो। आप कह दो ये मिसप्लेस हो गया जी, क्या करें, आप देखेंगे आप। यानी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी जरूरी है। रेलवे में जाइए आप, ऑनलाइन टिकट बुक करा लीजिए। ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो आपके मोबाइल पर आ जाता है वो टिकट,
एक्सेप्टेबल है। आप हार्ड कॉपी प्रिंट खरीद लीजिए, यहाँ से हार्ड कॉपी कह रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट काउंटर से जाकर टिकट खरीद लीजिए, वो बुकिंग का आपको एक प्रिंट देता है। अब आप उसे फेंक दीजिए, आप ट्रेन में ट्रेवल कर लो। अगर एटीआई आएगा तो ठीक है, क्लेम यू कि भाई आपके पास टिकट नहीं है। कितना फर्क है। सर लीगली कहाँ है? लीगली आप बताओ कि वो टिकट आपके पास है, आप कहो जी मैंने फोटो खींच के रखा हुआ है। फोटो खींचने से मतलब नहीं, हो सकता है ट्रैवल उसमें कहीं और कोई और कर रहा हो, आप भी बैठे हो, आप फोटो दिखाकर मेरे ट्रैवल करा रहे हो, पता चला मैं पूरी ट्रेन घूम लिया, एक और बंदा बैठा हुआ है इसी टिकट को लेकर, हार्ड कॉपी को लेकर। सब कहते हैं कि ऐसे तो ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं, हो सकता है। तो लेकिन वो उनके अपने लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो रेलवे का लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप काउंटर से टिकट खरीदते हैं तो उसमें मेंशन है कि उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी जरूरी है, वो लीगल फॉर्मेलिटीज में आ गए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। समझ गए बात को? दूसरी बात, अब आप मेजर हो गए, आप घर खरीदते हो, फ्लैट खरीदते हो, क्या बिना लीगल फॉर्मेलिटी के आपको चाबी मिल जाएगी फ्लैट की? मिल ही नहीं सकती। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें लीगल फॉर्मेलिटी किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए उसने क्या कहा, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है जी। आप क्या कह रहे हैं? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी क्या कहता है? जिस चीज को लेकर हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो सर्टेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्टेन। अगर वो सर्टेन नहीं है तो कैसे करेंगे फिर हम? उसका मतलब फुलफिलमेंट हो ही नहीं पाएगी, उसकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो सर्टेन होना जरूरी है उस चीज का। मैंने आपके साथ किया कि आपने कहा कि मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है सर, आपको तो जरूरत होती है लेकिन ऑल्दो आपके पास लैपटॉप है ही नहीं और हम डील कर रहे हैं, सर्टेनिटी नहीं है उसकी। जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वो डिस्क्रिप्शन है ही नहीं आपके पास, तो सर्टेनिटी नहीं है उसमें। आपने डील कर लिया कि हाँ जी मैं आपको ये प्रोडक्ट ला कर दूंगा, वो प्रोडक्ट मान लो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सर्टेनिटी नहीं, हो ही नहीं पाएगा, लीगली बाउंडेशन क्रिएट ही नहीं हो पाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। लास्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि जो बात एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में डिफाइंड है, अगर उसकी परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई एग्जांपल दे सकते हो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का? आएंगे आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स आएंगे, मैं एक हल्का सा बता देता हूँ आपको कि हमने किसी बाहर की कंट्री से कोई एग्रीमेंट किया, या मैंने आपसे एग्रीमेंट किया, आपके कॉन्टैक्ट है बाहर की किसी कंट्री से, आपने कहा जी वो पर्टिकुलर फला फला प्रोडक्ट मैं आपको ला दे दूंगा, उसमें तय हो गया कि हाँ जी मुझे 3 महीने के अंदर चाहिए, आपने कहा मैं आपको 3 महीने नहीं, मैं आपको 65 डेज 70 डेज में लाता हूँ। थोड़ा सा दुखद भी आता है उसके अंदर, वो शिप डूब गया। अब वो शिप डूब गया तो क्या उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल है? कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के इंडिया के अंदर ऐसे सिचुएशन में, जैसे कल बारिश आई, कई जगह तो फ्लड आ रखी है ना, आसाम में तो बता रहे हैं इतनी भयंकर फ्लड है कि कई लाखों लोग थोड़े से बेघर हो रखे हैं बेचारे। अब वहां पर इस टाइम पर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और जो इस टाइम पर डिलीवर होना होगा, वहां पर परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं। ये है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस तरह से हमारे एक्ट के अलग 5 और पॉइंट्स डाले गए जो इंपॉर्टेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहला, प्री कंसेंट। दूसरा, आज थोड़ी सी ना एनर्जी कम है, क्या चक्कर है? एनर्जी क्यों कम है? 2 थ्योरी की क्लास एक साथ, खाना नहीं खाया, ये बहाना नहीं चलेगा। सीए स्टूडेंट पे बहाना मार ही नहीं सकते, राइट ही नहीं है उन पे बहाना मारने का, है ना। सीए स्टूडेंट को बिल्कुल भी राइट नहीं है, क्योंकि ये तपस्या का पार्ट हो गया है।
क्या फायदा? जिस दिन सीए की डिग्री आएगी उस दिन पे कहूंगा कि बेटा ये सीए की डिग्री छोड़ दे। तो उससे हमें फायदा नहीं होगा, कहेंगे छोड़ दे डिग्री, जला दे इसे, आग लगा दे, सरेंडर कर दे। तब कहेगा ऐसे कैसे सर, तपस्या की है। तब बोलेगा कि तपस्या की है ना बेटा। ये तपस्या ही है। मैं आपको फिर बार बार यही, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि ये आपकी इनिशियल स्टेज से आपको धीरे धीरे इन सब चीजों के लिए तैयार किया जा रहा है मेंटली बेटा। तो सीए इंस्टीट्यूट ने भी तो कुछ सोच के ही बनाया ना करिकुलम, की ऐसे मेंटली तैयार करना है, आगे और कोर्स बढ़ाना है और कोर्स पढ़ाना है आपसे। इंस्टीट्यूट भी जानता है, ऐसी थोड़ी हर चीज मिल जाएगी। आप सोचो, इमेजिन करके देखा करो, मुकेश अंबानी भाई साहब अपने आप को रिलीव कर रहे हैं 65 साल की उम्र में, है ना, अपने बच्चों को वो हैंड ओवर करते जा रहे हैं धीरे धीरे रिलायंस ग्रुप, जैसा आजकल न्यूज में पढ़ने को मिल रहा है। तो क्या उन्होंने अपने बच्चों को सीधा ही दे दिया ये सब? आपने पढ़ा होगा, उन लोगों ने उनको शुरू से, मतलब बहुत लोअर लेवल से तैयारी शुरू करवाई है, कि ऐसे नहीं कि पहले इंटर्न्स बनो, और इंटर्न्स में ये नहीं कि आप अंबानी के बच्चे हो तो हाँ भाई आराम से बैठो, आपको एक केबिन दे दिया आराम से, कोई दिक्कत ना, पूरी अच्छे से मेहनत करवाई है उन्होंने। और तो हमें लगता है अरे अरबोपति के बच्चे हैं क्या दिक्कत है, नहीं, मेहनत वो भी कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो इस एम्पायर को संभालना भी आसान काम नहीं है, और आपने एम्पायर बनाना है ना। जब हमने एम्पायर बनाना है तो मेहनत करनी है। सीए इंस्टीट्यूट जानता है कि आपके पास जो ये डिग्री पकड़ा देगा, इससे आप वास्तव में एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे सीए मेरे एग्जाम्पल में हैं, मैं जानता हूँ जिन्हें पर्सनली, उन्होंने अपना पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया बच्चों, अपना नहीं सिर्फ, द होल फैमिली स्ट्रक्चर चेंज, एकदम सब कुछ चेंज हो गया। बहुत फर्क पड़ता है ना, ऐसे नहीं बोल रहा है। पहला आ गया हमारा टू पार्टीज, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तीसरा ये कुछ एनर्जी दिखती है। देन अगला सर्टेनिटी के बाद ये ध्यान रखना है कि ये दो थोड़े से हैं ही ऐसे, और सारे निकले यहीं से हैं, देख लो आप, इन्हीं में से निकल कर आए हैं। टू पार्टीज मैंने पहले बता दिया, एग्रीमेंट से निकल कर आ गया, प्रपोजल से निकल कर आ गया, प्रॉमिस से निकल कर आ गया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट हम पढ़ ही रहे हैं। फिर वो कह रहा है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेल, सॉरी, फिर वो कह रहा है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में तो मैंने बताया कि अगर कोई आपने डील किया और वो सर्टेन नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे, और वही सेम चीज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में आ गई। तो इस तरह से हमें जो ध्यान रखना है कि 6 हमारे एसेंशियल्स हैं जो वो एक्ट के अकॉर्डिंग है, और ये 5 वो हैं जो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में इमर्ज हो गए ये। तो जरा 11 एक बार आंख बंद करके देख लो, याद हो गए क्या? हो गए थे 11? झटके से बोलेंगे आप। हो गया जी याद सबको? तो जरा लिखिए जल्दी से। सबसे पहले डेफिनेशन लिख दिया जो एज पर एक्ट है, जो हमारे 6 पॉइंट्स थे उन 6 पॉइंट्स को मर्ज करते हैं। मैंने हटा दिया इसीलिए।
मैं सबके रजिस्टर चेक करूंगा, इसलिए लिखना है। और इस बात से बिल्कुल भी वरीड मत हो कि अगर कोई इधर उधर कर रहे हो तो लिखने में ऊपर नीचे हो जाए, मुझे मतलब नहीं। अभी अभी मेरे को मतलब है कि आपके वो 6 पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन होने चाहिए। आप उसकी ग्रामेटिकल एरर जल्दी से ठीक करना सीख ही जाओगे, लेकिन अभी आप जो बताना चाहते हो आपको बताने लायक वो 6 पॉइंट होने चाहिए पहले डेफिनेशन में। पर दिमाग में याद रखो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट को बताना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं। जब आप ये सोच लेंगे तो अपने आप आपका पैराग्राफ बनता चला जाएगा। बताना नहीं है, पूछना भी नहीं है, शुरू से आदत डालनी है ना। सेल्फ की आदत डालनी है शुरू से ही। क्या होगा हद से हद, एक बच्चे ने 100% लिख दिया, आप शायद 99% लिख दोगे या 90% लिख दोगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आदत रहनी चाहिए सेल्फ मेड की, उसी से क्रिएशन होगी। जब हम एक बार दिमाग में आ जाता है ना कि मैं उससे वो पूछ लूंगा, तो गारंटी है वो याद भी नहीं होता वो पॉइंट। जब बच्चे शेयरिंग में करते हैं ना कि ये वाला पैराग्राफ तू याद कर ले, ये वाला पैराग्राफ मैं याद कर लेता हूँ, वो रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता फिर। अब आप कहो कि अच्छा मैंने पहला याद कर लिया, तूने दूसरा, अब उल्टा करते हैं। अब मैं दूसरा याद करता हूँ, बराबर तुझे तो याद है, मुझे मैं नहीं करना है। वो क्योंकि हम डिपेंडेंसी में आ गए, उस डिपेंडेंसी को खत्म कर दो। इन एजुकेशन नो शेयरिंग, याद रखो। सब में शेयरिंग करूँ खाने पीने में, लेकिन एजुकेशन में कोई शेयरिंग मत करूँ। आपकी क्वालिफिकेशन आपकी है। ये तो एज पर डेफिनेशन, एज पर एक्ट हमारे 6 पॉइंट से। अगले 5 पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख लो, और आवाज आनी चाहिए सबके मुंह से। क्या था अगले 5 पॉइंट? 5 पॉइंट, पहला टू पार्टीज, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, आवाज नहीं आ रही है अभी सबकी। तीसरा फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। इनके अगर मैं एग्जांपल आपके साथ अटैच करने की कोशिश करूं तो फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज में मैंने क्या कहा था कि आप अगर घर खरीदने चाहते हैं, फ्लैट खरीदना जाते हैं, तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी ही पड़ेगी। बहुत छोटे छोटे, बहुत टाइनी कॉन्ट्रैक्ट्स में शायद ये यूज नहीं ना हो, लेकिन नॉर्मली आज की डेट में लीगल फॉर्मेलिटीज हर जगह इंपॉर्टेंट हो गई है। देन सर्टेनिटी आ गया, और सर्टेनिटी के बाद परफॉर्मेंस होना तो ज़रूरी है। अगर हम नहीं कर पाए परफॉर्म अपने उस टर्म्स एंड कंडीशन को, या जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे मॉड्यूल आ गए अभी सबके, नहीं आए अभी तक? आ गए सबके? नहीं आए तो बाकी लोगों के कैसे आ गए इतनी जल्दी? भाई कुरियर आए नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं आए। सर वो थोड़ा लेट, तो कितने दिन बाद आ रहे हैं? सर मेरा कल आज या अच्छा, नहीं कितने दिन बाद आया? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद? एक हफ्ते बाद आया, रजिस्ट्रेशन कराने के एक हफ्ते बाद? चलो ठीक है, तो आपने कर, मतलब आप ऑर्डर कर चुके हो, 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है।
कोई नहीं, वैसे तो डाउनलोडेड भी होता है, सब कुछ अवेलेबल है। तो देखें बच्चे लोग, जो अगले 5 पॉइंट्स है इसने वो भी डिस्कस किए हैं। अभी मैंने आपको इनकी हेडिंग्स कराई हैं। अगली क्लास में एक बार, जहाँ तक है शायद कल ही होगी, पूछ लेंगे एक बार, क्योंकि टीटीएस में मेरी क्लास हो रही है। एक बार इनको रिवीजन के तौर पे साथ साथ डिस्कशन करेंगे। एंड व्हाट आई वांट कि आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ें बच्चे। हम जो लिख रहे हैं वो पॉइंट्स याद होने बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ जहाँ सेक्शन हमारी मॉड्यूल हमें इनवाइट कर रही है लिखकर, तो वो इनवाइट कर रही है मॉड्यूल कि भाई याद करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जब हमने मान लिया कि वो एसेंशियल है तो वो एसेंशियल है। हो सकता है मार्क्स ना कटे, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो अगर दूसरी ऑप्शन है तो ज़्यादा बेटर है कि एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, तो हमें अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका पता तो होगा ही सबको कि जो वेटेज है, एक सिस्टम है वेटेज का, 40 मार्क्स हर पेपर में एंड 50 एग्रीगेट। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप लोगों ने इतनी मेहनत की हुई है, ट्राई टू द हाईएस्ट मार्क्स। हाँ, बहुत अच्छी बात है। रैंक कौन निकाल कर लाता है? आप में से तो निकाल कर लाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रीफिक्स्ड होता है कि उसी बच्चे को रैंक देनी है। आप लोग एग्जाम देते हैं और बिल्कुल एकदम सॉलिड कंपटीशन है, उस कंपटीशन में जो सबसे अच्छे मार्क्स लाता है उसको मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमारा ये पेज नंबर इसमें डले नहीं हुए। अच्छा, ये रहा 1.5 पेज नंबर है। 1.5 तक हमने आज किया है। और जैसे थोड़ा सा रिवीजन हमने कल की क्लास, पिछली क्लास का किया था, इसका भी रिवीजन करेंगे। आप तीनों बच्चों को एक बार बोलेंगे कि अगर मिल जाता है आपको जो हम लोगों ने पढ़ाया था, अगर वो क्लास मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं आप तीनों को एक अलग से क्लास देकर उसे कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो जो लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं उसके थ्रू बैकअप मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे लोग। एंड आई होप कि आप इसे अच्छे से पढ़ कर आएंगे और याद करके आना है। थैंक यू।